Ladies and gentlemen, good morning, good evening, good afternoon, depending on which side of the world you're in. It's a pleasure to welcome good friend Manish Sihani, or as he is better known by his moniker, Aloof Manish. Welcome to the True Grit Show. We are in conversation with a very unique gentleman, an ordinary friend of mine doing extraordinary things. And I thought it'll be a wonderful conversation with an individual who calls himself aloof. And so, to begin with, Manish, why don't you take a few seconds to introduce yourself, who you are? I know you are the proprietor of Delta Cooling Towers, and I know you as a college mate, and I know you for all the good times that we've had together. But why don't you take a minute or two to introduce yourself as to what do you do before we explore you in greater detail? रजत, पहले तो थैंक यू यार, आज आपने करी ये मीटिंग करी और मेरे को बोलने का कुछ मौका दे रहे हो। अभी आपने स्टार्ट किया कि मैं हूं कौन। अब मैं हूं कौन, जैसा पहले ही आपने स्टार्ट किया कि आपका एक ऑर्डिनरी सा फ्रेंड हूं मैं। और वैसे ही अभी आपने एक यूनिक बोल के वैसे ही मेरा कद बढ़ा दिया। वो पता नहीं कोई ऐसी कोई यूनिक एबिलिटी कोई है नहीं। पर ठीक है, आज इतने टाइम बाद मिलके, दोस्त से मिलके, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अभी बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे चीज निकलती रहेगी हम करते रहेंगे। So Manish, ये aloof कहाँ से? Where is this word aloof and why did you choose this word aloof? Because aloof for me is I am in the middle of people, but I still stand on the side and I observe. मैं उनके साथ हूँ, उनकी पर उनसे परे भी हूँ। ये मेरे जहन में ये ख्याल आता है। आपने ये वर्ड aloof क्यों चूज किया, या what was the reason behind you choosing the word aloof? अगर इसके बिल्कुल मैं स्टार्ट में जाऊं तो मेरे को एक बुद्धा की जो एक लाइन है, जब बुद्धा ने सब कुछ अपना आफ्टर अटेनिंग आपका जो निर्वाणा था, तो उसके बाद में जब उनके शिष्यों ने पूछा कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हम आगे जाके क्या कन्वे करें कि कोई हमसे पूछेगा कि आपने क्या सिखाया, हम आगे क्या बोलें। उन्होंने कहा सिर्फ एक लाइन, अपदीपो भव। मतलब आपका गुरु आप खुद हो, अगर कुछ सीखना है तो खुद से सीखो। अब मुझे लगा इसका मतलब खुद को जानना है, बाहर जानने के बजाय खुद को जानना है। अब खुद को जानने के लिए मैंने सोचा कि कोई शब्द, कौन सा शब्द इसके नियरेस्ट सूट करता है। और अब क्या ना, आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में शब्द सोचने से पहले ये देखना पड़ता है यूआरएल अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने देखा तो उसके अंदर मुझे इसके जो नियरेस्ट वर्ड मिला वो अलूफ मिला। उसका जीमेल भी अवेलेबल था, यूट्यूब का यूआरएल भी अवेलेबल था और मेरे कंसेप्ट से भी मैच हो रहा था। तो बस ये छोटा सा रीजन था। So Manish, let's go back. मैं आपको जानता हूं उम्र 17 या 16 के आसपास से, बट मैं थोड़ा उस कॉन्वर्सेशन और उस समय पे जाने से पहले मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, खुद की जिज्ञासा भी है, मेरी खुद की तमन्ना भी है कि मैं उस मनीष सिहानी को जानूं जो मेरे मिलने से पहले क्या था, एंड व्हाट caused him to come to an institution where he and I got to meet as an individual. We were together for 3+ years, and we've been together for almost 33 years now since we met. So tell me about you as an individual before you and I met at the age of 17 or 16. I'm not going to introduce your age to everybody because for me you're still 33, but I want to at least take people back to the point. उस समय पे लेके जाना चाहता हूँ कि आप कहाँ से थे, क्या आप में हो रहा था, क्या जहन में चल रहा था, 12वीं के बाद क्या हुआ जिससे कि आपने ये सोचा कि चलो अब मैं वहां चलता हूं जहां एक आदमी रजत कपूर और मेरी भी मुलाकात होगी। थोड़ी अपनी भी तारीफ कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं यहाँ पर। तो आप थोड़ा बताएं हमें कि आप कहां से आए और क्यों वहां आए जहां पर हम मिले। रजत, मेरा क्या था एक्चुअली, क्या एक लोअर मिडिल क्लास परिवार था। और वो लोअर मिडिल क्लास क्यों था? पार्टीशन के टाइम पे जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो आए थे, और मेरे फादर की एज उस टाइम 8-10 साल रही होगी, तो उनका तो बचपन शायद उन्होंने बचपन ढंग से देखा भी नहीं। जब मेरा बचपन आया तब तक वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब मैं कह लियो, मेरी जो इनिशियल जो मेरी पढ़ाई हुई है वो एक टेंट वाला स्कूल था, वहाँ पर टाट बिठा दी जाती थी, तो उसके अंदर बैठ के हमारी पढ़ाई होती थी, प्राइमरी एजुकेशन। You studied in a school in Delhi because your parents had come as a result, your father had come as a result of partition where he was himself a 10-year-old, and you studied under a tent in a school in Delhi where most of us
were claiming to fame that we had come from some kind of a, institution like Xavier's, St. Joseph's, all the fancy names that we used to call it. But आपने पढ़ाई अपनी शुरुआती एक टेंट के नीचे करी. ये प्राइमरी और ये एजुकेशन कहाँ था? ये कौन सी जगह थी ये दिल्ली में? ये साउथ दिल्ली में MMTC कॉलोनी है, क्योंकि मेरे फादर MMTC में जॉब करते थे. माइनिंग एंड मिनरल्स का मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट PSU है. ब्यूटीफुल. तो उस स्कूल के अंदर पढ़ाई करी. उसके बाद में वहीं पास में ही एक हिंदी मीडियम स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल. उसके अंदर मैंने अपनी आगे की एजुकेशन स्टार्ट कर दी. वहां पर अब कह लो, मतलब मैं एक अव्वल दर्जे का शरारती इंसान हुआ करता था. जो कैरी फॉरवर्ड किया हमारे समय तक भी. बिल्कुल. तो ये था कि मेरे मदर फादर ज्योतिषियों के पास जाया करते थे कि क्या करें इसका. तो ज्योतिषी ने बोल दिया कि 12 साल के जब ये हो जाएगा ना, तब ये सुधर जाएगा. तो वो कहते थे अब चलने दो 12 साल तक, 12 साल बाद तो ठीक हो ही जाएगा. भाई साहब, लगता है ज्योतिषी 5 साल का पीरियड भूल गया, क्योंकि वो सुधराव आई डोंट थिंक 17-18 तक भी आया था. वो आई थिंक थोड़ा और बाद आया था. शायद आज तक नहीं. Beautiful. There is still that young kid in you at all given moments in time. बिल्कुल. Beautiful. तो आपने कहा कि आपके पिताजी जो हैं वो पार्टीशन में आए थे और there was a big struggle. Talk to us what used to happen in the family, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक घटना घटी थी 1947 में हमारे देश में, जहां एक बड़ा सा एक परिवार, जिसे हम ग्रेटर इंडिया बोलते थे, वो डिवाइड कर दिया गया था. काफी लोग डिस्प्लेस हुए थे. तो आपको क्या वो स्टोरी के बारे में पता है? क्या पिताजी बोलते थे आपको? कहाँ से थे वो इन ग्रेटर इंडिया और व्हाट यूज्ड टू बी एट वन टाइम द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, जो बाद में पाकिस्तान बन गया? कहाँ से थे और कहाँ से आए? वो थोड़ी स्टोरी बताएं आप हमें. ये एक्चुअली अनडिवाइडेड इंडिया की जैसे बात करते हैं, तो उसमें हम सिंध प्रांत से थे. हम बोले तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि अगर मेरे फादर से पूछो तो उनको तो बस इतना याद था कि हमारे घर में एक पेड़ होता था और वो कराची के आसपास था. कोई टंडे आदम करके कोई टाउन होता था, तो ये लोग वहाँ के थे. तो वहाँ के उनके पास तो जहन में हल्की हल्की थी. हाँ, मेरे दादाजी जब किससे सुनाया करते थे, वो बताते थे कि भाई हमारा कपड़ों का कारोबार था, अच्छा था, मेन बाजार के अंदर था. तो मतलब एक ठीक उस टाइम वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था. और जब वापस आए, अब मेरी मदर के जो, अगर मैं उनके पेरेंट्स की बात करूँ तो वो भी पार्टीशन के टाइम आए थे. तो मेरी मदर बताती हैं कि उनको मेरी नानी ने बताया था कि आटे की गोलियां गूंद के उसके अंदर ज्वेलरी डाल के लेके आए थे. छुपा के लेके आए थे. छुपा के लेके आए थे. इस तरीके से आए थे. और खाना भी मतलब रास्ते में खत्म हो गया था. जैसे तैसे करके वो पहुंचे थे, अजमेर पहुंचे. उसके बाद फिर वो लोग दिल्ली आए. दिल्ली में आके जैसे तैसे हुआ, फिर बस जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ पार्टीशन में. सिर्फ हमारा परिवार क्या है, तो लाखों परिवार उजड़ के आए थे, नए आशियाने बसा रहे थे. जी बिल्कुल. वो कहते हैं कि वो एक नॉर्थ दिल्ली में जो है वो किंग्सवे कैंप खोला गया था, इसीलिए रीसेटलमेंट करने के लिए किंग्सवे कैंप था. लाहौर था. क्या था ये स्टोरी बताएं, बिकॉज़ आई वांट. किंग्सवे कैंप का अलग वो चीज है. ये ज्यादातर जो आए थे, जो पार्टीशन वाले लोग थे, जो यहाँ से जा रहे थे, वो पुराना किला में सेटल थे. और जो यहाँ से उनकी ट्रेन चली थी, आई थिंक सफदरजंग से या लोधी रोड साइड से उनकी ट्रेन चली थी, जो दिल्ली जाती थी, और वहीं पर पाकिस्तान से ट्रेन आया करती थी. ये किस्से मैंने कुछ उनसे सुने और कुछ बात के पढ़ के. And I know ये आपको, this is an important fact of what you have been discovering, and we will introduce to our viewers what is your passion in a little bit from now. And I know how historically connected you are to a lot of these things. You go into the depth of each story. So we'll explore the story a little bit more as we get in. जब हम उस सेक्शन पे आएंगे तो हम उसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे. But मनीष, तो एक शरारती बच्चा टेंट के नीचे पढ़ते हुए हिंदी मीडियम स्कूल से ग्रेजुएट हुआ. माँ बाप ने सोचा कि इसका तो कुछ नहीं होने वाला है, तो ज्योतिषियों के पास गए. असली में एस्ट्रोलॉजर्स, दे वेंट टू एस्ट्रोलॉजर्स टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद दिस यंग लैड, एंड यू वर टोल्ड, और दे वर टोल्ड, दैट बाय द एज ऑफ 12 you might settle down. As far as I know, settling down was a different story. We have seen you unsettled for a while when we were together. So I think the astrologer was off by a few years. But so what led you from the age of 12 to the age of 16 to coming into hotel management? What is that story all about? अब अगर इस बीच याद करूं मैं, वहां भी कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ माइलस्टोन रहे होंगे जो बाद में मेरी लाइफ में हेल्प किए. एक तो घर से तो पैसा मिलता नहीं था, मिलता था ही नहीं.
मगर मगर मन बहुत होता था, स्कूल के बाहर खोमचे वाले खड़े हैं, वो भी खाना है, चूरन भी खाना है, तो मन अब वो पैसे कहाँ से लाएं? तो कुछ चीजें थी, एक तो मेरे अंदर तब से एक छोटा सा एक वो बिजनेस का अंदर से कहीं ना कहीं एक चिंगारी उठ गई कि कुछ कमाऊंगा तभी तो कुछ खर्च पाऊंगा, यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं। अब ब्यूटीफुल, जो मेरा जो नानी का घर था वो दिल्ली 6 में था, तो मेरा वहां पर बड़ा ब्यूटीफुल। बहुत ज्यादा आना जाना था, वहां से मेरा अटैचमेंट हो गया। वहां पर हर संडे एक मार्केट लगती थी जहां पर पुरानी बुक्स मिलती थी, जी, कॉमिक्स और जो भी बुक्स जी, होती थी, आज जी, भी है, जी। अभी कुछ सालों पहले ही उसको बंद किया गया है। नई बाजार, नया बाजार क्या बोलते थे उसे? नहीं, व्हाट नई डिड वी? सड़क, एक तो नई नई सड़क है, सड़क। वो तो हाँ, चांदनी चौक के पास में है। एक हाँ। दरियागंज में बाजार लगता था जहां पर कॉमिक्स वगैरह और हर संडे लगता था वो। अच्छा, ये इसका क्या नाम था? ये कौन-सी दरियागंज बाजार थी? दरियागंज 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 में ही। अच्छा हाँ, जी, दरियागंज में अच्छा। क्या था, दरियागंज में संडे को ऑफ होता है, सारी दुकानें हाँ बंद जी, होती हैं, तो वहां पर हाँ। पटरी के ऊपर सब कुछ जो है, वहां पर किताबें, पुरानी मेन किताबें रोड वहां के पर ऊपर बिकने में पड़ती दोनों मेन। सड़कों, दोनों साइड के ऊपर में बिल्कुल, दुकान लगती थी, मतलब रेडी के ऊपर में लोग जो है किताबें बेचते थे। जमीन पे दरिया बिछा ज़मीन के। पे। अरे हाँ, तो वाह! आसफ अरे वाह! आसफ अली रोड से स्टार्ट होके पूरा दरियागंज नेताजी सुभाष मार्ग जो था पूरा ब्यूटीफुल, कवर होता था, उसके ऊपर लगता था। ब्यूटीफुल, वहां ब्यूटीफुल। से 10-10 पैसे, 15-15 पैसे में किताबें खरीद के लाते थे। फिर अपने घर के बाहर में एक चारपाई बिछा के, उसके ऊपर चादर बिछा के, उसके ऊपर किताबें रख दिया करता था। अब उनको किराए पे दिया करता था बच्चों को। You were running a library at the age of 12 or 13 for books bought at 15 paisa or 10 paisa from Daryaganj, and you were हाँ, running a rotating library from the footpath outside your house or a बिल्कुल, small setup outside your house. Wow. बिल्कुल। और Entrepreneurship at the beginning. हाँ, और 10-15 पैसे में ही 2 दिन के लिए किराए पे दे देता था। अगर उनमें से 2-4 किताबें आती नहीं थी वापस, मैं सोचता था कोई नहीं, पैसा फिर भी कवर हो गया। ब्यूटीफुल। तो बिज़नेस कहीं न कहीं वहाँ घुस ये गया। उम्र क्या थी आपकी? ये उम्र क्या थी आपकी? ये उम्र आप मान लो मैं तब रहूँगा 7th में या 8th में। 7th या 8th तो ले लो, करीब 11-12 साल, ज्यादा से ज्यादा हाँ, 13 साल के हाँ, रहे होंगे आप। हाँ, चलो, बिल्कुल। बढ़िया, वाओ, अमेजिंग। और वहीं फिर क्या था, साथ में स्कूल के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था और स्काउट में था, बाद में एनसीसी मैंने जॉइन करी। एनसीसी के अंदर भी ड्रिल में तो अब मैं ड्रिल वाला बंदा ही नहीं हूँ, डिसिप्लिन है ही नहीं। तो बट जो नाटक जरूर करना आता हाँ, था, तो वो नाटक जरूर करना। हाँ, एनसीसी के अंदर 5-6 किस्म के कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, किटले आउट होता था, क्रॉस कंट्री होता था और ड्रिल होता था। तो 2 में मैं क्वालिफाई कर लेता था। जैसे एक तो फायरिंग था, फायरिंग के अंदर मैं थोड़ा बहुत कर लेता था, तो उसके अंदर मेरे को सेकंड या थर्ड कई बार मिल जाया करता था। मगर कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर मैंने ज्यादातर टॉप किया, ज्यादातर मैं फर्स्ट आता था, गोल्ड मेडल लेके आता था एनसीसी में कल्चरल And that I एक्टिविटीज can में। vouch for with my hand on my chest that I've seen you performing, as they call it, पात्र आपने बड़े अच्छे अच्छे निभाए हैं। और आप खुद ही एक एक जैसे कहते हैं एक यूनिक किस्म के पात्र हैं, जो कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जो मेमोरीज हैं हमें, और वो उसमें भी हम डीपली जाएंगे। आप यूनिक कैरेक्टर्स खुद में ही हैं, जो आप अलग अलग समय पे दिखाया करते थे हमें। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वो एनसीसी से वो होटल मैनेजमेंट कैसे हुआ फिर? ये कहाँ से आ गया? अब पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था। अब डैड बोलते थे कि ये पढ़ ले, ढेर सारे कंपटीशन के एग्जाम फॉर्म्स, उस टाइम ऑनलाइन तो हुआ नहीं करते थे, तो ढेर सारे फॉर्म्स ले आए, ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले। उनमें से ले दे के मुझे जो समझ आया, मैंने भरे उनके कहने पर, उनमें मुझे समझ आया होटल मैनेजमेंट। तो वाह, मुझे लगा वहाँ थोड़ा यार मजा आएगा, वहाँ ग्लैमर होगा और वहाँ पर मजे करेंगे जाके, मतलब कि वाह। पढ़ाई पढ़ाई कम होगी वहाँ पे। और एंट्रेंस एग्जाम को मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कर लूंगा मैं, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज का मैं पढ़ाई में वीक था, पर ठीक है, जीके मेरा ठीक था, जनरल अवेयरनेस ठीक है, लॉजिक रीजनिंग, तो ये चीजें मुझे लगा ये मैं कर सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो वो क्या, और मुझे तो जब मैंने देखा एग्जाम जब मैं कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद इसमें मेरे को कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्वालिफाई हो ही गया मेरा। वेरी गुड। तो वो And भी you got वापस Delhi itself? You got Delhi नहीं itself in your नहीं first? No, where were you नहीं, first? उसके बाद में मुझे डर था इंटरव्यू का। हाँ, अब इंटरव्यू में मेरी किस्मत कह लो क्या कह लो, रात को 8 बजे तक इंटरव्यू चलते रहे। अब हाँ, शायद बिल्कुल। बोर्ड बोर्ड थक गया होगा, इंटरव्यू बोर्ड, या क्या होगा। आखिरी वालों में से मेरा नंबर था, तो ये था कि बस उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पूछ पूछ के आखिरी वाले 10 लोगों को बस बाहर कर दिया। शायद मैं भी उनमें से एक था, वो मेरा किस्मत कह लो, वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये मैं आप बहुत थोड़ा अपनी खुद की, जो जैसे कहते हैं ना, अपनी काबिलियत को थोड़ा नीचे गिरा रहे हैं। आई एम श्योर आपने जो है उनके साथ में जो थोड़ी सी बातचीत करी होगी, वो भले ही वो 5 प्रश्न क्यों ना रहे हों, उसमें जो है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढते हैं। वो एक एबिलिटी टू
be a part of the larger fabric, जैसे हम बोलते हैं, to be able to present yourself well. And I know you have the ability to present yourself in a very unique manner when you're in front of people. And I'm sure those 5 questions, वो 5 सवालों में से उन्होंने इस बात को काफी अच्छी तरीके से पहचान लिया होगा कि ये इंसान जो है, इसमें वो काबिलियत है कि ये लोगों से बातें अच्छी तरीके से कर सकेगा और ये लोगों के साथ में जो है कॉन्वर्सेशन अच्छी तरीके से कर सकेगा। मेरा ये ज़हन में मेरी ये हो सकता है आपको लग रहा, पर मेरा ये सोचने के पीछे आधार क्या है, मैं जब IHM में गया, वहां पर मैंने देखा, वहां पर रजत कपूर जैसे लोग कहाँ यार ये लोग, कहाँ मैं क्यों हो गया हूँगा पास, मैं क्यों क्वालिफाई कर गया हूँगा। तो उस वजह से मुझे ये लगा कि शायद वही कारण रहा होगा, नहीं तो मेरा तो इन लोगों के साथ कोई मैच ही नहीं है। नहीं हुजूर, अब हम साथ हो गए, अब हम जो है 17 की उम्र में साथ हो गए। बट वो स्टोरी बताएं कि आपको दिल्ली पहले मिली थी कि आपको किसी और जगह आपकी जो है आपका नामांकन हुआ था और फिर आपने दिल्ली को, हाँ ये बताएं ये स्टोरी। पहले मुझे लखनऊ मेरा हुआ था जी, तो लखनऊ में गया, लखनऊ में नया बैच स्टार्ट हुआ था, सेकंड बैच ही था हमारा, तो लखनऊ में जल्दी मतलब फर्स्ट ईयर में ही हमारा माइग्रेशन हो गया दिल्ली, तो वो भी किस्मत से हुआ। बट लखनऊ में जब आप थे, आप सिर्फ लखनऊ शहर में पढ़ाई करने नहीं गए थे, आपने लखनऊ शहर को अच्छी तरीके से देखा। आई एम श्योर आपने जो है जाके चौक की गलियों में पान भी खाया, आपने वहां पर जो है अच्छी तरीके से ये देखा कि चाट कहाँ मिलती है, टुंडे कबाबी के भी दर्शन किए होंगे आपने जाके, आपने जो है हर तरीके से वहाँ की खाद्य पदार्थ और जैसे कहते हैं ना रंगीन माहौल को एंजॉय किया होगा। क्या वो 1 साल आपके 6 महीने ऐसे नहीं गुजरे होंगे, वो 6 महीने बताएं आप। आवारा गर्दी तो खूब करी, बाकी रहा टुंडे कबाब खाना, वो सब खाना, उसके पैसे ही नहीं थे, लिमिटेड पैसा था हाथ में, तो जितना कर सकते थे उतना किया। अच्छा, बढ़िया। बट लखनऊ के बारे में उस जमाने में आपको क्या याद रहा होगा, क्योंकि आप हिस्ट्री बफ हैं और आप में कुछ इंटरेस्ट है ऐसी चीजों के बारे में, तो आपने क्या उस समय कभी सोचा था कि मैं लखनऊ के बारे में कुछ ये ढूंढूं कि उसकी नायाब चीजें क्या हैं, उसके बारे में क्या जानना है मुझे, कि उस समय आप में ऐसा कुछ जहन में नहीं था? उस समय अभी वो कहूं कि मेरी वो उस समय तक वो मेरे ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे। अरे वाह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसके बाद में आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बाद में आया, तो हम उस ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे। बट ये बताएं कि 3 साल जो होटल मैनेजमेंट में कटे आपके, एंड द 3 years that you were there, you were one of those very happy go lucky, rolling with the with the as I call it, the winds, flowing with the water. That was your approach from my memories of you. And what was going on in your mind? What was your thought process of what you wanted to do after you graduated after 3 years? रजत, पहले तो ये बताऊं कि मैंने वहां से क्वालिफाई किया ही नहीं, मेरे को आखिरी में मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, उसको आजकल क्या है ना, मैं बेसिकली फेल था, पर आजकल बड़ा तरीके से कहा जाता है ड्रॉप आउट, तो बड़ी अच्छी टर्म है ड्रॉप आउट, तो मैं उसको ड्रॉप आउट कहता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, अब वहां पर जब गया तो वहां देखा, वहां भी पढ़ाई, फूड साइंस, बिल्कुल, फ्रेंच, कम्युनिकेशन, अरे मैं कहा यार कंप्यूटर, मैं कहा यार ये तो क्या हो गया, तो फंस गए यार। मगर ये कंप्यूटर, ये आपने नाम लिया, वहां मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो कंप्यूटर। वहां मुझे पता पड़ा कंप्यूटर रूम है, पहली बार कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर रूम में एसी लगा हुआ है। अब एसी नहीं देखा था हमने कभी, कभार सिनेमा हॉल में कभी ऐसी जगहों पे एसी देखते थे, फिर एसी, हमारे क्लासरूम तो एसी होते नहीं थे हमारे टाइम पे, हमारे पूरे अगर बात करें तो मुझे लगता है शायद प्रिंसिपल रूम में भी एसी नहीं होगा, अगर एसी नहीं था, वो कम चलता था, मैं 2-3 बार जा चुका हूं, तो पीछे था, चलता कम था। तो कंप्यूटर रूम में एसी जरूर था। अब वहां कंप्यूटर के अंदर हम क्या सीखते थे, वर्ड स्टार, याद है ना? यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वर्ड स्टार में मुझे मजा आ गया, मैं कहा ये तो बड़ी सही चीज है। उसके बाद चलो कंप्यूटर हो गया, ऐसे तैसे करके बाद में IHM के अंदर ज्यादा टाइम लगा नहीं, मतलब 2-3 साल के अंदर क्वालिफाई किया नहीं, तो वहां से छोड़ दिया। फिर क्या किया? क्योंकि आपने, you are an entrepreneur, you have also set up an enterprise, you are running an enterprise. Introduce you to Delta Cooling Towers Private Limited, a leading name that is synonymous to industrial cooling towers.
Delta Cooling Towers Private Limited extends a hearty welcome to our partners in business. Delta Cooling Towers Private Limited, a name that epitomizes a different chemistry of unmatched strength in quality, versatility, reliability. How did you take that leap of faith to transition from the age of, let's say, 2021 to becoming an entrepreneur? Help us understand how is that. And this is where this is that true grit, that a man who's just told you that he thought he would come into IHM because it will be an easygoing life or relatively easygoing life, but he realized that, even here there was hard work involved, because there was a number of things that were unique. You had to learn French, you had to learn, food production, F&B service, hotel engineering, accounting. You had to understand food sciences. It was a combination of several topics that required you to put your mind and matter together to work through it. And here's an individual who says even there he found it rather challenging, that, he had to put in a lot of work studying. And he himself has just told you that that was not his cup of tea. ये उनके दायरे में नहीं था, एटलीस्ट उस समय तक। उन्होंने कहा हमने ड्रॉप आउट ले लिया, जो एक बहुत अच्छा वर्ड आजकल यूज किया जाता है, बट इन्होंने कहा हमने छोड़ दिया ये कह के भाई मेरे बस की बात नहीं है ये। बट इन्होंने तब भी उस डिसीजन के बाद में अपने आप को एक नए ढर्रे में डाला। और यही वो स्टोरी है एक ऑर्डिनरी आदमी की, जिसने कुछ ऑर्डिनरी से ज्यादा बढ़ के काम किया है, जहां इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। और हम ये भी जानेंगे कि अब ये क्या करते हैं, जब एक बार हमें ये बता दें, after he tells us how did he, from the point where he decided to drop out, went ahead and became an entrepreneur, established businesses. Then we will talk about his passion after that. But I want to understand his journey. So go ahead, Manish, talk to us about that journey from the age of 21 and beyond. अब रजत, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने पहले बताया था कि बिजनेस कहीं ना कहीं मेरे अंदर छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ था जो बिजनेस करने के लिए मुझे शुरू से ही मुझे बोलता था कि कुछ करना है। अब इसके बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली, जो भी मिल जाए उस टाइम वो जॉब कर ली। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कंपनी बनाती थी और सेल्स का मेरे अंदर, जैसे बिजनेस है, बिजनेस में मेनली मैं सेल्स का कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कोई गुण था कि मैं सेल्स शायद कर सकता था। मेरा सेल्स में ही मेरी जॉब लगी। तो वो प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को समझा, उसको फिर बाद में सेल किया मार्केट के अंदर। धीरे धीरे करके वहाँ पर कुछ मेरी, अब होता ही ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बॉसेस होते हैं और एक तरह से एम्प्लॉइज के साथ वो ट्रीटमेंट जैसा होता है। अब जैसी हमारी आदत थी, ज़्यादा देर हम उसको नहीं सहन कर पाया। मैं फिर छोड़ दिया जॉब, फिर बेरोजगार, फिर जेब खाली। उसके बाद में फिर मैंने एक कंपनी को कांटेक्ट किया, मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने, हम दोनों ने मिलकर। तो हमने किया उसका प्रोडक्ट, हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली और हमने बेचना शुरू किया अपने मार्केटिंग एजेंसी के नाम से। वहां पर भी 1-2 लेटर पर उठ गए हम, लगा ठीक जा रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है। अब उसके प्रोडक्ट में मजा नहीं था। हम कहें यार हम सेल्स अच्छी कर ली, सेल्स का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक प्रोडक्ट अच्छा ना हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी ट्रू। अब लगा यार क्यों ना प्रोडक्शन खुद किया जाए और एक अच्छा माल बनाया जाए। तो फिर मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, हम बाहर से बनवाएंगे। हमने धीरे धीरे करके फैब्रिकेटर्स ढूंढे, ये किया। फिर हमने अपनी खुद की कंपनी फॉर्म की 93 में। And what is the name of that company? What was the name of that company? और डे 1 से हमने उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया, डेल्टा कूलिंग टावर्स प्राइवेट लिमिटेड। This story began in 1993 when Delta Cooling Towers Private Limited was founded on a rock-solid track record of in-depth hands-on expertise in the field of manufacturing industrial cooling towers and non-chemical water treatment devices. Both of the promoters, we started working very early, even while we were in our college way back in 1988. Our first interface with cooling tower industry happened in the year 1990. It took us little to understand that there was a void in the industry for a player who can provide quality product at reasonable prices. उसके बाद में अब क्या होता है, आप जब कुछ एक कदम आगे चलते हैं ना, तो कुछ शायद किस्मत भी आपके साथ चलना शुरू हो जाती है। आप जो भी चाहते हैं, मैंने देखा है
अब उम्र इतनी हो गई है, हमने इतना कुछ देखा है, तो इतना समझ आ गया कि आप करने वाले बनो, आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं आसपास से कुछ जिसके बारे में सोचा नहीं होता ना, मिलना शुरू होता है. What a beautiful thought, Manish, that once you take that leap of faith, if you take a leap of faith, अगर आप अपने में वो इच्छा रखते हो और वो तमन्ना रखते हो, and you take a dive into the deepest end of the ocean, you will figure out how to swim, and there will be people who will come to help you how to figure it out as well. But you have to make that leap of faith. You have to, as they call it, roll with the punches and figure out how you're going to, push yourself forward. And that is the story of the True Grit, that where you were calling yourself as an abject failure in your own words, where you thought that you hadn't done anything much and everything was challenging, but you had that entrepreneur spirit in you, where you were selling books which you had bought at 10 or 15 paisa from, let's call it the road stand, or people who were selling it on the footpath. You would procure them, and then you had started your own little library in your neighborhood. आपने अपने, जैसे कहते हैं, अपने आस पड़ोस में वो जो है 10-15 पैसे की किताबें उसको लाइब्रेरी के तौर पे देना शुरू किया. वहां से वो जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट थी, वो भले ही आपने कॉलेज में जो है अपने आप को सोचा कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, अपने हिसाब से हमको ये पता है कि आपने क्या क्या अचीव किया, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी में बड़ी खुशहाली, बड़ी हंसी, बड़ी जैसे कहते हैं हर्षोल्लास की तरीके से आपने हमारे दिन पूरे किए थे. मतलब हर मोमेंट, every moment whenever we were interacting with you, and I won't get into those details because that's not for the younger audience, because we know what all kind of fun we have had together. But the fact is that you may have thought to your own self, and you may have doubted yourself at one point in time. There was no doubt in some of our minds that your skills in a different way would help you in a great way. And your skills did help you, because that entrepreneur desire, वो जो कुछ खुद को कर गुजरने की जो तमन्ना थी आप में, वो आपने जो है बड़ी अच्छी तरीके से उसको अपने एक दोस्त के साथ में मिला के एक बिजनेस एंटिटी में 1993 में शुरू किया. और जहां आप जो है सेल्स कर रहे थे, और जहां मेरे को जैसे समझ में आया प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा आपको, और आप लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना प्रोडक्ट बना के बेचें. दैट टुक शेप इनटू द कंपनी दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा कूलिंग टावर्स नाउ, if I'm not mistaken. And the biggest lesson I want our people to realize is, you may not realize, you may not even be sure, but if you decide that you can take a leap of faith and you can have an idea behind you, circumstances will come together, people will come together, ideas will come together to help you along. Before we take a break, I want you to summarize for me the first part of your life, again in your own words, from your childhood till the point you became an entrepreneur, if you may. And then we will get into deeper topics after that, Manish. बस मेरे एक तो कुछ चीजें थी जो अंदर से थी, जैसे कि एक तो कहा जाता है कि सिंधी बिजनेसमैन होता है, तो शायद वो उस वजह से ही कुछ वो डीएनए, वो जीन्स रहे हो एक बिजनेस वाले. मगर अगर वो हो तो मेरे दोनों भाई बिजनेस नहीं कर पाए, ना मेरे फादर ने किया, तो मैं कहूँ कि अगर ऐसा था तो वो भी होता. तो एक वो बिजनेस था, दूसरी एक कल्चरल एक्टिविटीज जो मेरे अंदर थी, कहीं वो छुपी हुई थी, वो कुछ ना कुछ वो मैं करता रहता था. तो यही कुछ चीजें साथ चलती रहीं, और उनके साथ बढ़ता गया. धीरे धीरे करके दोस्त मिले कॉलेज के अंदर. मैं कहूँ IHM के अंदर बहुत पॉलिशिंग हुई, बहुत कुछ सीखा. मतलब मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ही था वो. मैं जिस परिवेश से आया था और उसके बाद जो यहाँ गया, बहुत बदलाव आया. मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने IHM के 3 सालों का. मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत अच्छे दोस्त मिले. तो उस चीज का तो खैर कोई मतलब वर्ड्स नहीं है. वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था वो मेरा. Wonderful, wonderful. Ladies and gentlemen, friends, we'll take a short break here. We are speaking to Manish Sihani, Aloof Manish. It's a story of an amazing transformation. At the latter half, we'll be talking about his passions. We'll be talking about what he really does, because I believe what he really does is what endears him to me, and I wanted to talk to him about that. So we'll take a short break. If you've been liking what we've been doing here, please feel free to join us on indreel.com. Please, go ahead and send us your interest about what you'd like to talk to us about. This is True Grit, the RK Show, and we'll meet up in a little bit from now with Manish Sihani again. Manish, short break. We'll catch up with you now. Yeah.